हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th फिजिक्स का हम यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता लगा होगा कि हमें कुछ फॉर्मूले, कुछ थ्योरीज वगैरह हमें पता रहनी चाहिए। इसी के साथ इस क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है और समझने के आधार पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें करने चाहिए, थ्योरी करने के बाद में, फॉर्मूला करने के बाद में हमें क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है ताकि आप ना अगर हिंदी मीडियम के हो, है ना, तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आ जाए, इंग्लिश के कुछ वर्ड और सीख जाओ, समझ जाओ। इसलिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया है इंग्लिश के अंदर, है ना। तो हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े समझ जाएगा। यहाँ पर मैं समझा दूंगा आपको। चेक डेट रेशियो, इसने कहा है कि इस रेशियो को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, ठीक है। इसको ये जो रेशियो दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब होता है यहाँ पर विमाहीन। क्या यह विमाहीन है, क्या ये बताना है कि क्या ये विमाहीन है कि नहीं है, ये इसने पूछा है। इसी के साथ में लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, है ना। आगे देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। इसने बोला ना चेक डेट रेशियो के स्क्वायर GMEMP, है ना, इज डायमेंशनलेस। तो पहले इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप कहोगे गुरुजी यहाँ पर ये सब चीज़ कुछ देखी हुई लग रही है, इसको पहले बाहर निकालते हैं, बाहर पटको इसको। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है के स्क्वायर, ये एक रेशियो है, ठीक है, GMEMP, ठीक है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है G, आपने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर देखा होगा, ठीक है। और ये आपने जो K है, ठीक है, ये जो होता है वो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है। तो इस रेशियो को देख करके पता लग रहा है कि यहाँ पर ये जो मेरे पास दिया हुआ है वो यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, K, ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमारे पास क्या है, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास E और P दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। किसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है वो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो इसको इसने कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, ऐसे R डिस्टेंस के ऊपर क्या है, रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, R डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। अब इनके बीच में 2 चीजें देखी गई, कौन कौन सी। फर्स्ट, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला गया, उसका फॉर्मूला बनाया गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास K Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में 2 चीज़ें देखी गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास के ऊपर लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज के ऊपर लगता है, आवेश के ऊपर, है ना, से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कंसेप्ट था। यहाँ वैल्यू रखते हैं, इधर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है। दोनों क्या है, यहाँ पर सेम डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, हम सेम डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो सेम डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और सेम डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कूलम्ब, तो कूलम्ब आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, लेकिन ये प्लस के अंदर होता है। हमें अभी यहाँ पर सिर्फ चार्ज को समझना है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर K, तो इसको हम यहाँ पर E बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, ये E बोल रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ये E स्क्वायर हो गया, E × E। भाई इसकी वैल्यू E रखोगे, इसकी वैल्यू E रखोगे, 2 बार E, तो E स्क्वायर अपॉन यहाँ पर G M1, तो इसने इसको M1 बोला है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन।
ये इसने रख दिया ke²/j_m_p, इस प्रकार से ये हमारे पास में आ गया। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर ये भी एक प्रकार का फोर्स है और ये भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पर इन दोनों के जो यूनिट है यानी इनका जो मात्रक है वो क्या आने वाला है, N/N, यानी सेम जो हमारे पास यूनिट आएगी हमारा फोर्स/फोर्स, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन लेस, ठीक है, विमाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विमाहीन, है ना। अगर आपके पास किताब नहीं है तो पहले किताब में क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आराम से थोड़ी समझ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये डायमेंशन लेस हो गया, ये हमने इसका एक सवाल का जवाब दे दिया, चेक डेट रेशियो k²/g_m इज डायमेंशन लेस, एक सवाल का जवाब हो चुका है। अब यहाँ बोल रहा है कि लुक अप ए टेबल फिजिकल कांस्टेंट की आपको टेबल देखनी है एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, इस रेशियो की में क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। सेकेंड हमारे पास जो वर्क रहेगा वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक है, अनुपात का मान, हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ पर अनुपात का मान क्या क्या होने वाला है, देखो हम इसके अंदर रखते हैं, ये हमारे पास में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर Fe/G वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। इसका जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है ये, तो कूलम्ब कांस्टेंट है तो यहाँ पर नियतांक है ना, तो 9 × 10⁹। फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चार्ज सेम ही है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है अपॉन, यहाँ पर हमारे पास में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है 6.67 × 10⁻11, ये हो गया। फिर यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता रहना चाहिए 9.11 × 10⁻31, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन है ना, तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.672 × 10⁻27, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अब हमें क्या करना है, आने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिस्टमेटिक तरीके से कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर 9 × 10⁻9, इसको पहले ऐसे कैसे रखते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू, है ना, एक बार मैं देख लें तो फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है फ्रेम के अंदर हमारे पास में, है ना। चलो, तो इसके अंदर हमारे पास में 9 × 10⁻9 सही चल रहा है, तो 9 × 10⁻9, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसको तो लिख देंगे 2 बार, 1.6 इंटू यहाँ पर 19 को 2 से गुणा कर 19 दूनी 38, तो 10⁻38 अपॉन में क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर 6.67, तो यहाँ पर 6.67 इंटू, इन सबको हम उधर साइड में रखेंगे, 9.11, 1.67 और 1.7672, 1.6, ये 9.11 रख देते पहले, 9.11, फिर इसको लेते हैं 1.672 इंटू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻11 -31 -27, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये 9 है, ये 1.6 है, और इधर हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 10⁻9 -38, इसको और इसको हमने क्या किया है, लिया। इसी के साथ में यहाँ पर 6.67, ये 9.11 इंटू 1.672 इंटू, इनको क्या है सभी माइनस में तो जुड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 7 और 1 8 और 1 9,
3 और 2 5 और 1 6 माइनस के 67 हमारे पास में आ गए। अब क्या करना है, इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको वैल्यू मल्टीप्लाई करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और आपको वैल्यू रखनी है। मैं अभी वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए यहाँ पर मेरे पास पहले से सोल्व किए हुए हैं तो वो लिख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यूज़। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आने वाली है 23, ठीक है, 0.04 और इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को तो 101.59 ये हो गया हमारे पास में। और साथ ही साथ ये आपने लिख लिया। इधर हमारे पास क्या चल रहा है, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर हमारे पास में, इधर देखो 29, 10 टू द पावर यहाँ पर माइनस के 29 है और इधर 10 टू द पावर माइनस 69 है। अब इसको तो कैसे करोगे, तो नॉर्मल है ना, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसका इसमें जो डिवाइडेशन दोगे आप इसके अंदर भाग दोगे वो आपके पास यहाँ जाएगा कितने बार 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 67 और यहाँ पर हमारे पास 10 टू द पावर 23। इसको आप ऊपर लेके जाओगे, माइनस को ऊपर लेके जाना है ना, तो चलो ऊपर की साइड में, तो यहाँ 10 टू द पावर प्लस 69 ये हमारे पास में आ गया। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इधर इसको 2 की वैल्यू तक ही ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम लेते हैं यहाँ पर कितना, इसको इधर सिंपलीफाई करके ये हमारे पास में हो जाएगा 0.23 इंटू कितना, देखो 0.23, इसको मैंने क्या किया यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, है ना, आंक कर दिया, तो इसको मैंने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इधर देखो यहाँ पर 69 है माइनस 29 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 में से 9 गए कितने बच गए 0, 10 टू द पावर 0 और 6 में से 2 गए तो कितने बच गए 4 बच गए, प्लस के 40 मेरे पास में हो गए। अब देखो पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो यहाँ पर जैसे ही पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 100 आ जाएगा, 23/100 इंटू 10 टू द पावर 40, है ना। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट मेथड होता है उसके अंदर एक पॉइंट यहाँ रहना जरूरी है, तो 1 जीरो को तो इससे काट देते हैं, जब 1 जीरो इससे कटेगा तो यहाँ 10 टू द पावर कितना बचेगा 39 और यहाँ पर 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। तो ये हमारा इस रेशियो की वैल्यू आ गई, है ना, वैल्यू ऑफ रेशियो। तो ये जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। एनसीईआरटी के अंदर आपकी यहाँ पर 2.4 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2.4 है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 10 टू द पावर 39 वैल्यू इसके अंदर आई है। कौन सा है, ये रेशियो हमारे पास में आया है, तो इतना आपको समझ में आएगा। अभी एक और इसके अंदर हम कंसेप्ट समझने वाले हैं कि अगली बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये जो रेशियो है क्या सिग्निफाई कर रहा है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो वापस एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिए। अगला पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज दिस रेशियो इज सिग्निफाई, रेशियो इज सिग्निफाई। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि ये जो हमारे पास रेशियो आया इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 आया। इसको मैं ये रखता हूँ और इसको यहाँ पर, तो एफ ई इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू एफ जी। तो देखो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 39, ठीक है, 10 की पावर 39, ठीक है, 10 की पावर 39 मल्टीपल है, स्ट्रॉन्गर है, क्या है
मजबूत है। ये हमें ध्यान रखना क्या है, 10 की पावर 39 स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। मतलब जो बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, उसके अंदर सबसे जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, कौन सा फोर्स है, सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है ना। आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10⁻39 टाइम, ठीक है, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे ज़्यादा क्या है, गुना है। तो आप हिंदी के कब, 8 सेम डिस्टेंस, हिंदी के अंदर कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो हिंदी के अंदर लिख सकता है कि समान दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, विद्युत बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन क्लियर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके भी जो कोई डाउट वगैरह है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।